आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम गुजरात के सुरेंद्रनगर का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला डिकोड करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो होती है एक बहुत ही साधारण सी खोज से, लेकिन इसके पीछे जो साजिश छिपी है ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। मतलब एक पत्नी, कई प्रेमी, एक ऐसा भाड़े का हत्यारा जो पूरी तरह फेल हो जाता है, और एक ऐसी खौफनाक प्लानिंग जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान लालच और फरेब में किस हद तक जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सोचिए, एक शव मिलता है। देखने में लगता है कि ये तो बस डूबने से हुई एक दुखद दुर्घटना है, लेकिन वो मामला महीनों तक शांत कैसे रह जाता है? कैसे उस एक दुर्घटना के पीछे एक भाड़े के हत्यारे, दो सीक्रेट लवर्स और एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश के सुराग दबे हो सकते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये वाकई एक दुर्घटना थी या कुछ और? तो कहानी शुरू होती है सुरेंद्रनगर जिले की एक नहर से, जहां एक अनजान शव बरामद होता है। अब पहली नज़र में वहां कुछ भी ऐसा अजीब नहीं था जिससे पुलिस को शक हो। इसीलिए लोकल अथॉरिटीज ने इसे बस एक एक्सीडेंटल डेथ यानी आकस्मिक मौत मानकर दर्ज कर लिया। और आप जानते हैं, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से ये भयानक क्राइम कई महीनों तक दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपा रहा। क्योंकि जाहिर है, जब तक पुलिस को शक ही नहीं होगा, जांच आगे कैसे बढ़ेगी? उस वक्त तो सबको यही लगा कि यह बस एक दुखद हादसा है। अब इस हिस्से के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ सच्चाई के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ तो वो मनगढ़ंत कहानी है जो अपराधियों ने बड़ी चालाकी से पूरे इलाके में फैला दी थी कि भाई पीड़ित तो अपनी मर्जी से काम पर निकला था और दुर्भाग्य से नहर में डूब गया। और दूसरी तरफ है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली असली सच्चाई, जिसे बाद में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने खोद कर निकाला। असल में हुआ ये था कि पीड़ित की उसी के घर में गला घोंटकर हत्या की गई थी और फिर उस शव को एक गाड़ी में डालकर जानबूझकर नहर में फेंक दिया गया ताकि सब कुछ एक मामूली एक्सीडेंट लगे। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे था रिश्तों का एक बेहद उलझा हुआ जाल। चलिए इस जाल को थोड़ा सुलझाते हैं। इस पूरी साजिश की जो मेन मास्टरमाइंड है ना, वो है पत्नी जागृति गोस्वामी। अब ध्यान से सुनेगा, जागृति की पहली शादी सुखदेव गिरी गोस्वामी से हुई थी, जिन्हें उसने बाद में छोड़ दिया। और हैरानी की बात देखिए, पहले पति को छोड़ने के बाद जागृति ने उनके ही बड़े भाई शांतिगिरी गोस्वामी से भागकर शादी कर ली। यही शांतिगिरी इस केस के पीड़ित हैं। शांतिगिरी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, तो जाहिर है वो अक्सर हफ्तों तक घर से बाहर रहते थे। बस इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले कांतिलाल साबरिया के साथ जागृति के करीबी संबंध बन गए। ऊपर से घर में रोज रोज के झगड़े होते थे, जिसने इस अवैध रिश्ते को और मजबूत कर दिया। और हाँ, इस पूरी कहानी में एक और एंट्री होती है दीपक उर्फ मुन्ना की। ये जागृति का दूसरा प्रेमी था। इसकी भूमिका आगे चलकर इतनी अहम होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां हत्या की पहली और सच कहूं तो काफी अजीबोगरीब कोशिश होती है। एक नाकाम कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। 25,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 25,000 रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो कीमत है जो जागृति और उसके पहले प्रेमी कांतिलाल ने शांतिगिरी की जान की लगाई थी। उन्होंने शांतिगिरी को रास्ते से हटाने के लिए यूनुस नाम के एक भाड़े के हत्यारे को सिर्फ 25,000 रुपए में काम पर रख लिया। मतलब किसी इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी कम लगाई जा सकती है, ये सोचकर ही सिहरन होती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि क्रिमिनल दुनिया में भी चीजें हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। जरा सुनिए इस हत्यारे यूनुस ने क्या किया। वो रात के अंधेरे में घर में घुसा, लेकिन जैसे ही उसने सोते हुए शांतिगिरी को देखा, उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई। उसने मर्डर करने के बजाय बस शांतिगिरी की सोते हुए एक फोटो खींच ली और फिर वही फोटो जागृति को भेजकर बोल दिया कि काम हो गया है। बस अपना इनाम वसूलने के लिए उसने पूरी हत्या का नाटक रच डाला। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन हत्यारे की ये अजीब सी चाल ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाई। जागृति तो इस गलतफहमी में थी कि उसका पति अब दुनिया में नहीं है। उसने तो पैसे भी दे दिए थे, लेकिन इस पूरे धोखे की पोल तब खुल गई जब वो मृत माना जा रहा ट्रक ड्राइवर यानी शांतिगिरी अगली सुबह बड़े आराम से अपनी नींद से उठा, बिल्कुल सुरक्षित और सही सलामत। जरा सोचिए, जागृति के लिए वो सुबह कितनी शॉकिंग रही होगी। एक पल के लिए ये किसी डार्क कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असल में इसी एक नाकामी ने आगे चलकर हालात को और भी ज्यादा खौफनाक बना दिया। और इसके बाद शुरू होता है असली खौफ, हत्या
और फिर सबूत मिटाने की एक बहुत ही ठंडे दिमाग से रची गई साजिश। जब वो भाड़े का हत्यारा फेल हो गया तो इन्होंने मामला अपने हाथ में ले लिया। अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर शांतिगिरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। कांतीलाल ने अपने हाथों से शांतिगिरी का गला घोटा और उसी वक्त, ताकि कोई चीख बाहर न जाए, जागृति ने उसके चेहरे पर एक तकिया कसकर दबाए रखा। जब उन्हें यकीन हो गया कि शांतिगिरी की मौत हो गई है, तो पड़ोसियों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने उस शव को उसी कमरे में बिस्तर के पीछे छिपा दिया। बिल्कुल ठंडे दिमाग से किया गया एक क्रूर मर्डर। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चैलेंज तो अब था, शव को घर से बाहर निकालना और उसे ठिकाने लगाना। और यहीं पर आता है इस केस का एक और शॉकिंग ट्विस्ट। जागृति ने एक तीसरे इंसान से मदद मांगी, दीपक उर्फ मुन्ना। याद है, मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था। बताया जाता है कि दीपक के साथ भी जागृति के रोमांटिक रिश्ते थे। अब सोचिए, अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दूसरे प्रेमी को बुलाना। इससे साफ पता चलता है कि ये साजिश कितनी गहरी और किस हद तक उलझी हुई थी। अब इन तीनों ने मिलकर शव को गायब करने की एक सॉलिड प्लानिंग की। दीपक ने तुरंत एक कार का इंतजाम किया। फिर ये तीनों उस शव को लेकर सुरेंद्रनगर की उसी नहर तक पहुंचे जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। उन्होंने जानबूझकर शव को नहर में फेंक दिया ताकि दुनिया को लगे कि ये सिर्फ डूबने से हुई एक मौत है और किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। इसलिए उन्होंने आस पड़ोस में ये अफवाह फैला दी कि शांतिगिरी तो अपनी मर्जी से काम पर गया है। सबसे चालाकी भरा कदम ये था कि उन्होंने पुलिस में कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट यानी मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज ही नहीं कराई, क्योंकि रिपोर्ट होती तो पुलिस जांच करती। लेकिन सच आखिर छिपता कहाँ है? अब देखते हैं इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली यह है कि इस केस को किसी हाईटेक फॉरेंसिक लैब या किसी एडवांस्ड डीएनए टेस्ट ने नहीं सुलझाया। इसे सॉल्व किया ह्यूमन इंटेलिजेंस ने, यानी उन मुखबिरों और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले पुलिस के सूत्रों ने। अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच की टीम ने फील्ड में उतरकर कड़ी मेहनत की। शांतिगिरी के अचानक गायब होने और नहर में मिले उस अनजान शव के बीच का जो कनेक्शन था ना, वो उन्हें इसी खुफिया तंत्र से मिला। ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से ही उन झूठी अफवाहों का पर्दाफाश हुआ और ये उलझे हुए रिश्तों की पूरी गुत्थी सुलझ पाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जांच कैसे परवान चढ़ी। कुछ महीने पहले जब शव मिला था तो उसे सिर्फ एक एक्सीडेंट माना गया था, लेकिन फिर शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का असल फेज। जैसे ही क्राइम ब्रांच के पास ये खुफिया इनपुट्स आने शुरू हुए, उन्होंने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू कर दी। परिवार की हिस्ट्री खंगाली, कांतीलाल का पड़ोस में होना और फिर दीपक की इस कहानी में एंट्री, सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगा। और आखिरकार इस कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 18 मई को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कांतीलाल साबरिया और जागृति गोस्वामी को हत्या, क्रिमिनल साजिश और सबूत मिटाने के जुर्म में ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार कर लिया। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा। इन अपराधियों ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है ना? एक भाड़े के हत्यारे को पैसे दिए, 2 अलग-अलग प्रेमियों को इस साजिश में शामिल किया, लाश को ठिकाने लगाया और इतनी सारी झूठी अफवाहें फैलाईं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जब कोई इतनी ज्यादा जटिल और उलझी हुई साजिश रचता है तो वो अनजाने में ही इतने सारे सुराख पीछे छोड़ देता है कि एक दिन उसी जाल में खुद ही फंस जाता है? इस केस ने साबित कर दिया कि झूठ का ताना बाना चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी सच्ची जानकारी पूरी इमारत को गिरा सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही हैरान कर देने वाले मामले के साथ।